जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि कल के वीडियो में जो मैं आप सभी के लिए इस चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसका जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया था। और जो है जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जो लघु उत्तरीय प्रश्न जितना भी इम्पोर्टेंट था उसको जो है मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। और जो है इससे ज़्यादा जो है आपको जो है इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। तो जो है जितना क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो उसको जो है देख लेना है और जो है उसको नोट कर लेना है। क्योंकि जो है जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लघुतरिया में, वो जो है किसी ना किसी साल पूछा गया है। और आगे आने वाले जो 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो जो है उसको नोट करके रिवीजन करते रहना है। आज के वीडियो में जो है मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है आज जो है कराऊंगा, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। और जितना मैं आपको बताऊंगा उतने में ही आपसे पूछा जाता है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इससे क्या, जिससे आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जो है ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है, ताकि जो है आप आसानी से समझ सके। और जो है आपको जो है कभी जो है एक से दो बार आप पढ़ लेंगे तो आप जो है कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर समझ जाते हैं किसी क्वेश्चन को तो आप वो जिंदगी भर वो प्रश्न को क्वेश्चन को नहीं भूल पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लेना है और जो वीडियो को है एक लाइक कर देना है। और जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अंत में है जो वीडियो आपको कैसा लगा है तो कमेंट कर देना है। और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के यहाँ शेयर करना है, ताकि जो वे भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े और 2005 की जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th का, उसमें तैयारी धांसू से धांसू तरह की तरह से कर सके तैयारी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में जो है मैं आप सभी को जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। हमारा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है संभववाद की संकल्पना का परिचय कीजिए। यानी मैंने आपको जो है पिछले थ्योरी का वीडियो में भी और जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी बताया था संभववाद किसे कहते हैं। तो ये जो है दीर्घ में पूछ रहा है तो इसको है थोड़ा ज्यादा बड़ा करके लिखना है। तो इसको किस तरह से लिखना है तो आइए समझते हैं। और जो क्वेश्चन कह रहा है कि संभववाद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसका जो है परिचय देने को बोल रहा है। तो आइए जानते हैं। अपनी भाषा में जो है समझना है, अपनी भाषा में जो है लिखना है इसको। तो आइए समझते हैं। संभववाद की विचारधारा की सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है फ्रांसीसी इतिहासकार लूसियन फेवरे ने सन 1925 ईस्वी में किया। यानी जो संभववाद है ये एक विचारधारा है, जो कि विचारधारा कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा दिया गया विचारों को उसे विचारधारा कहते हैं। तो जो है संभववाद एक विचारधारा है जो किसके द्वारा दिया गया है, तो जो है लूसियन फेवरे के द्वारा। कब दिया गया, तो 1925 ईस्वी में। कब, कहाँ के रहने वाले हैं लूसियन फेवरे, तो फ्रांस के। और क्या है, इतिहासकार हैं। तो जो है इसको याद रखना है कि संभववाद विचारधारा को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले व्यक्ति जो कि फ्रांस के एक इतिहासकार थे जिनका नाम लूसियन फेवरे थे। तो कब दिया था, तो 1925 ईस्वी में दिया था। संभववाद के बारे में बताया था दुनिया को लूसियन फेवरे। अब जो है आगे चलते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। यानी लूसियन फेवरे जो है संभववाद के बारे में दुनिया को सबसे पहले बतलाया था 1925 ईस्वी में। तो जो है संभववाद के बारे में वो बताते हैं, वे परिभाषित करते हैं संभववाद को कि जो मानव है वो मानव प्रकृति में जितना भी संसाधन उपलब्ध है,
तो उस संसाधन का जो मानव है वो स्वामी है, मालिक है। तो जो मानव है अपना मन से, अपना जो है उसका मन होगा तो संसाधन का प्रयोग करेगा, मन होगा तो नहीं करेगा। यानी जब मानव उस संसाधन का प्रयोग करेगा तो जो है रास्ते में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। यानी मानव को जो है उस प्रकृति में उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो लुसियन फेब्रे इस तरह से जो है संभववाद को परिभाषित करते करते हैं। तो आइए आगे की ओर जानते। इतना लिखने से जो है हमको 5 नंबर नहीं मिलेगा, तो जो है और थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। इतना अगर आप लिख देते हैं तो जो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर को प्राप्त करने के लिए थोड़ा और इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो आइए बड़ा करते हैं और समझते हैं। उसके बाद जो है फ्रांसीसी भूगोल शास्त्री विडाल डी ब्लास को भौगोलिक अध्ययनों में संभववाद विचारधारा का जो है प्रतिपादक माना जाता है। लुसियन फेब्रे तो सबसे पहले संभववाद के बारे में बताए थे, लेकिन जो वे थे इतिहासकार थे, तो जो इतिहास की भाषा में संभववाद के बारे में बताए थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौगोलिक अध्ययन में संभववाद के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप लगाइएगा विडाल डी ब्लास। तो विडाल डी ब्लास जो थे फ्रांस के एक भूगोल शास्त्री थे। तो वे जो है सबसे पहले भूगोल के अंदर रहकर भूगोल का अध्ययन कर संभववाद के बारे में दुनिया को बताया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद विडाल डी ब्लास के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती है तथा इन संभावनाओं का जो है उपयोग पूर्णतः मानवीय चयन पर निर्भर करता है। यानी जो विडाल डी ब्लास हैं, जो भूगोल के अंदर संभववाद विचारधारा को प्रतिपादन किए, तो जो विडाल डी ब्लास हैं तो इस वो जो है संभववाद को परिभाषित करते हैं, और परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो प्रकृति या प्रकृति में बहुत बहुत सारा संसाधन उपलब्ध है, बहुत सारा अवसर उपलब्ध है। तो इस अवसर का जो है मानव अपना मन से इसका उपयोग अपना मन से जो है इसका उपयोग करेगा। यानी चयन कर सकता है, अपना मन से चयन कर सकता है। वो जो है मानव जो है मालिक है, इस संसाधन का मालिक है। तो इसका मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। तो जो है ये भी सेम ही, थोड़ा बड़ा सेम ही बोलते हैं लेकिन थोड़ा अलग बोलते हैं। तो इस तरह से जो है विडाल डी ब्लास जी संभववाद को परिभाषित करते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। पहले लुसियन फेब्रे किस तरह से संभववाद को परिभाषित करते हैं उसको लिखिएगा। उसके बाद जो है विडाल डी ब्लास किस तरह से संभववाद को परिभाषित करते हैं फिर उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है 1 से 2 लेना, जो है अपने मन से जोड़ देना है। तो आइए क्या जोड़ना है इसको समझते हैं। उसके बाद आगे, मानव अपनी बुद्धि से सर्वोत्तम संभावनाओं का चयन करता है तथा यह संभावना मानव कार्य द्वारा पूर्ण होता है। मानव जो होता है दुनिया में सबसे बुद्धिमान मानव है। तो मानव जो है अपनी बुद्धि लगाकर संसाधन में सब प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध है उसमें सबसे अच्छा क्या है, सबसे उच्च क्वालिटी किसका है, तो वो अपना बुद्धि लगाता है और जो उस संसाधन का उपयोग करता है। और जो संसाधन का उपयोग करता है तो मानव कार्य कर कर उस संसाधन को खपत करता है। तो इस तरह से जो है आपको लिख देना है। उसके बाद जो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करता है अगर आपसे पूछा जाएगा संभववाद के बारे में आप परिचय दीजिए, तो 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप सिर्फ लुसियन फेब्रे के बारे में लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो पहले लुसियन फेब्रे का जो है जीवनी लिख दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने किस तरह से संभववाद को जो है परिभाषित किए थे उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है विडाल डी ब्लास का जीवनी लिख दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने किस तरह से परिभाषित की इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद 1 से 2 लाइन जो है अपना मन से जोड़ देना। उसके बाद जो है आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं जो आपका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है पहला वो समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर देना है, लाइक कर देना है। और वीडियो को अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा दूसरा प्रश्न लॉन्ग टाइप में दूसरा प्रश्न है उसको समझते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। मानव जो है मानव किस तरह से प्रकृति के अंतर्गत रहता था आज से हजारों वर्ष पहले, तो उसका व्याख्या करने के बोल रहा है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, अगर मेरा जो थ्योरी वीडियो वीडियो है अगर वो देखें
तो आपको पता होगा कि मैंने आप सभी को बताया था मानव किस तरह से प्रकृति के अंतर्गत रहता था। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में आइए और देख लीजिए, जो उसके बाद जो आपको आसानी से समझ आएगा। और उसके बाद जो आप 2 बार समझाएंगे, एक बार थोड़ी में समझाएंगे, एक बार यहाँ हम समझाए थे, अब एक बार यहाँ पर समझाएंगे। 2 बार समझने के बाद जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको 1 से 2 बार लिख लेना है, समझ समझ कर अपनी भाषा में लिख लेना है। उसके बाद जो आप परीक्षा में जो है अगर इससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हम गारंटी देते हैं आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो आइए समझते हैं मानव जो है प्रकृति में किस तरह से रहते थे आज से हजारों वर्ष पहले। तो आइए समझते हैं। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदि मानव आदि मानव समाज अपनी प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा। जो मानव है आज से हजारों वर्ष पहले लाखों वर्ष पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उत्पत्ति होने के बाद मानव का जो है उतना प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होता, उतना तकनीक का विकास नहीं होता, उतना जो मानव है सोच विचार नहीं सकता था। जिसके चलते जो मानव है जो प्रकृति से बहुत प्रभावित रहता था, मानव जो है प्रकृति से बहुत डरता था। उसके बाद आगे, तथा मानव समाज की आदिम अवस्था में सभी मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था। जब मानव की उत्पत्ति हुई आज से लाखों वर्ष पहले, तो मानव जो भी कार्य करता था, जैसे कृषि करता था या कोई भी कार्य करता था, तो जो कृषि करता था तो उस पर जो है प्रकृति का नियंत्रण था। प्रकृति अगर चाहेगा तो उस फसल को बर्बाद कर देगा, लेकिन नहीं चाहेगा तो फसल को अच्छा कर देगा। तो इस तरह से जो है आदि मानव यानी आज शुरुआती मानव, तो उसके वे भी जो भी कार्य करते थे उस पर जो नियंत्रण प्रकृति का होता था। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, मानव समाज की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर यहाँ पर होगा, स्टार नहीं होगा, स्तर ऐसे स्तर बहुत कम था, तथा प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्ण रूप से दास के रूप में कार्य करते थे। जब मानव की उत्पत्ति हुआ तो मानव जो था, मानव का उतना सोचने विचारने का जो दिमाग था उतना विकास नहीं किया था, तथा तकनीक जिसे प्रौद्योगिकी भी कहते हैं तो उसका भी जो विकास मानव नहीं किया था। समाज का भी जो था, समाज था उसका भी विकास नहीं किया था। जिसके चलते जो मानव है तो अपना प्रौद्योगिकी का जब विकास कर रहा था, समाज का विकास कर रहा था, अपना तकनीक का विकास कर रहा था, तो विकास करने के क्रम में जो मानव है वो प्रकृति के अंदर ही रहकर, उस प्रकृति के दास बनकर ही प्रकृति में कार्य करता था। अगर प्रकृति के अंदर वो दास बनकर कार्य नहीं करता तो उसका जो है विनाश हो जाता। तो इसी तरह से जो मानव है प्रकृति के अंदर रहकर दास उसका बनकर कार्य करता था, अपना काम पूरा करता था। उसके बाद जो मानव है प्राकृतिक शक्ति को जो ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता था, तथा साथ ही साथ सतत पोषण के लिए मानव प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। यानी जो है मानव जो है प्रकृति को शक्तिशाली मानता था, और जो शक्तिशाली मानकर जो प्रकृति की जो शक्ति होता था उसको जो है ईश्वर मानता था। क्योंकि जो उस वक्त के जो मानव थे उसका उतना सोच का जो डेवलप नहीं हुआ था, तो प्रकृति को जो शक्तिशाली मानते थे, और उस शक्ति का जो मानव पूजा करते थे। और जो है अपना जो सतत पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो अपना सतत पोषण करने का मतलब अपनी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में जो प्राकृतिक वातावरण में संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग करना ही सतत पोषण कहलाता है। तो जो आदि मानव थे तो सतत पोषण को ध्यान में रखते हुए, अपने आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो है संसाधन का उपयुक्त करते थे। उसके बाद जो है मानव जो था प्राकृतिक वातावरण पर सीधा जो है निर्भर रहता था। यानी प्रकृति से हुए जो भोजन प्राप्त करता था, प्रकृति से ही जो है वो अपना बदन ढकता था। उसके बाद है जो इसी प्रक्रिया को जब मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। तो जो इस तरह जो आप समझे कि मानव का जो प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, तकनीक का विकास नहीं हुआ था,
उसके बाद क्या कहते हैं, मानव का उतना सोच का विकास नहीं हुआ था। मानव जो है अपनी शुरुआती अवस्था में प्रकृति से प्रभावित रहता था, प्रकृति के अंदर रहकर उस कार्य करता था। कार्य करते करते मानव जो था प्रकृति का दास बनकर कार्य करता था। उसके बाद मानव मानव जो है प्रकृति की शक्ति को जो है ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता था तथा जो है तथा जो है अपना विकास के लिए तथा प्रत्यक्ष रूप से जो है सतत पोषण के लिए जो है मानव प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता था। तो जो है इसी को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से जो है मानव आज से लाखों वर्ष पहले प्रकृति के अंतर्गत रहता था। तो जो है इसको नोट कर लेना है और 1 से 2 बार इसको रिवीजन करना है, ताकि जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो जो वीडियो पर है कमेंट कर देना है कि हाँ सर समझ गए, और जो है वीडियो को जो है एक लाइक कर देना है, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जो है शेयर कर देना अपने फ्रेंड के यहाँ, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े और 2025 की बोर्ड एग्जाम धांसू से धांसू तरह से तैयारी कर सके। तो ठीक है बच्चों, जो है आज का वीडियो है हम यहीं पर द एंड करते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल जो है कल कितना तारीख था, 23 मार्च था। तो जो भी 2024 में बोर्ड का एग्जाम दिए थे, जिनका रिजल्ट कल आ चुका था, और और इस बार जो है कई बच्चे को अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो जिसके बड़े भाई हैं पिछले इस बार एग्जाम दिए हैं और उनका जो है अच्छा नंबर आया है, तो मेरे तरफ से जो है कॉन्ग्रेचुलेसन कहिएगा, और जो है पार्टी देने को बोलिएगा। और जो है जिस तरह से आपके जो भाई हैं, आपके भाई को अच्छा अंक प्राप्त हुआ, आपके बड़े भाई को, तो आप उनसे जो है थोड़ा देर बात कीजिएगा कि जो आप किस तरह से तैयारी किए। तो आपको बताएंगे इस तरह से हम तैयारी किए, तो आप भी उसी तरह से तैयारी कीजिएगा, ताकि आपको भी उनसे ज़्यादा नंबर या उनके इतना नंबर प्राप्त हो सके। तो जो है आप सभी जितने भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो रगड़ कर मेहनत कीजिए। जो है 450 प्लस नंबर आपको लाना है किसी भी हालत में। इससे कम नंबर का जो है आज का समाज में कोई वैल्यू नहीं है। मुझे भी जो है ट्वेल्थ में 421 नंबर प्राप्त हुआ था, 421 नंबर प्राप्त हुआ, लेकिन उतना वैल्यू नहीं था। और 10th में जो है 395 अंक प्राप्त हुआ था। तो जो है जो मार्क्स होता है उतना वैल्यू नहीं देता है, नॉलेज आपको जो है होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरह से पढ़ाई करना है और मेहनत से पढ़ाई करना है। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय। कल के वीडियो में मिलते हैं, और कल के वीडियो में मैं आपको जो इस चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।